पहले दिन मैं एक हॉन्टिंग बायो में बेबी शैडो रैप्टर बनकर आया। सारे शैडो रैप्टर जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि आसमान से मेटियोर की बारिश हो रही थी। मैं भी देख के बड़बड़ा गया, भाई साहब ये क्या चल रहा है। मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा जो हमारी कॉलोनी में छुपे हुए मिले थे मुझे डरे सहमे। ब्रोंजो, इससे पहले रेडिएंट रेक्स तुम्हें ढूंढे, कहीं छुप जाओ। इससे पहले मैं कुछ बोलते एक बड़ा मेटियोर उनके ऊपर गिर गया जिससे मेरे पेरेंट्स मर गए। नहीं, मैंने ऊपर देखा और मैं आसमान में किसी एंजल टी-रेक्स को उड़ते हुए देखता हूँ। बहुत ही भयानक। ये सारे शैडो क्रिएचर का अंत है। मैं रेडिएंट रेक्स तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। तभी रेक्स के रेडिएंट रैप्टर ने सारे रैप्टर पर हमला कर दिया। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़कर उस जगह से भाग गया। दूसरे दिन मैंने रेडिएंट रैप्टर से बचकर मैं भाग रहा था। शैडो रैप्टर होने के नाते मैं बहुत तेज था पर रेडिएंट रैप्टर भी कम नहीं थे। मैं पूरी तेजी से दौड़ा पर जल्दी आसमान में सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी से मेरी शैडो स्केल्स में आग लग गई। मैंने कहा ये क्या है? मैं पास में गुफा में छुप गया और मेरे पास अभी आधी हेल्थ बची थी। सूरज की रोशनी से शैडो डायनासोर्स को खतरा है, समझ गया। इससे पहले मैं सांस ले पाता रेडिएंट रैप्टर्स मेरे पास पहुंच गए। दोस्तों, नाश्ता तैयार है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी मेरे अंदर छुपा रैप्टर पावर्स जाग गई। मैंने शैडो ब्लेड छोड़े जिससे रैप्टर्स को कुछ दिखाई नहीं दिया। मौके का फायदा उठाते हुए मैं गुफा के अंदर चला गया और मुझे पता था मेरे अटैक का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तीसरे दिन मैं एक बड़े कैबिन में पहुंच गया जहां वो उबलते हुए लावा से भरा हुआ था। इसमें गिरा तो मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी भाई साहब। मेरे पीछे से रेडिएंट रैप्टर्स की आवाज आ रही थी तो मैंने ये चांसेस लिया। मैं उस लावा में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने लग गया। रैप्टर्स ने मुझे फिर से कूदने के लिए ढूंढ लिया पर उनके कूदने से पहले मैं पूरा कमरा तेजी से हिलने लग गया। डर के मारे रैप्टर्स भाग गए। ये जगह फटने वाली है, भागो यहाँ से। रुको, तो क्या मैं ज्वालामुखी के अंदर हूँ? मुझे पता चला मैं एक एक्टिव वॉल्केनो के बीच में था जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैं लावा के दूसरी ओर कूद गया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग गया। मैं उस पहाड़ से बाहर आ गया पर अब भी दिन ही था तो जिंदा रहने के लिए मुझे छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं एक पेड़ के नीचे छुप गया तो अभी ज्वालामुखी फटने लगा। मुझे नहीं लगता पेड़ ज्यादा देर तक बचेगा जैसा मुझे लगा था। लावा के सारे पास के पेड़ों में आग लग गई। उसकी आग की चपेट में आने से पहले मुझे फिर से भागना पड़ा। डे 4 से 6 में मैं आग से बचते बचते छुपने की जगह ढूंढ रहा था। मेरे चारों ओर मौजूद पेड़ों की पत्तियां जल रही थी जिससे सूरज की रोशनी नीचे आने लगी थी। इसके बाद भी लावा धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा था। मैं चिल्लाता हुआ इधर उधर भाग रहा था, बचाओ। मेरी अब आखिरी पेड़ के पास पहुंच गया। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब या तो लावा मुझे पिघला देगा या मुझे सूरज की रोशनी जला देगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। इस सारी हलचल के बीच में मैं अपने नीचे मौजूद जमीन खोदने लगा। मुझे पता नहीं था पर मुझे नीचे एक कैबिन मिल गया। पानी ने मुझे धीमा कर दिया था जिससे मैं मरने से बच गया। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ मैंने देखा कि मैं किसी गुफा में था। ये आवाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं पीछे देखा तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा टी-रेक्स मुझे घूर रहा था। डे 7 से 9 तक टी-रेक्स अपने बड़े जबड़ों के साथ मुझ पर टूट पड़ा। नहीं 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 नहीं, उसके अटैक का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक के बाद एक वो अटैक करता गया। मैं मुश्किल से बच रहा था पर जवाब में मैंने अपने शैडो ब्लेड्स का यूज करके उस पर अटैक किया पर उसे कुछ हुआ ही नहीं। टी-रेक्स थोड़ा पीछे हटा और उसने पूरे स्पिरिट एनर्जी से किसी ब्रेथ वेपन से अटैक किया। मैं उस अटैक से बाल बचा। मेरे रैप्टर क्लॉज उस शैतान के पीछे रख रहे थे पर उसकी हेल्थ तो जरा भी कम नहीं हुई थी। ये रेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर मैंने इस जंग का रुख नहीं बदला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। चलो ब्रोंजो, सोचो सोचो। तभी मुझे याद आया कि उस कैबिन के ऊपर लावा का सागर बह रहा था। मैंने मेरे पास की जगह से सहारा लेते हुए अपने शैडो ब्लेड अटैक से कैबिन की छत में छेद कर दिया। लावा धीरे धीरे छत के अंदर आने लगा और हमारी डायनो वर्सेस डायनो फाइट चलती रही। मैं उसका ध्यान बढ़ा रहा था और लावा नीचे आ रहा था। फिर लावा टी-रेक्स के ऊपर गिरने लगा जिससे टी-रेक्स पूरी तरह से जल गया। डे 10 से 11 में मैं दूसरे कमरे में आ गया जहाँ टी-रेक्स ने खजाने का पहाड़ छुपा रखा था। मैं देखना शुरू किया और मुझे अपने लेग आर्मर भी मिल गया। ये मुझे रेडिएंट रैप्टर से बचाने में मदद करेगा। मैंने इधर देखना शुरू किया। मुझे अलग अलग डायनासोर्स के अवशेष मिले जहाँ पक्का टी-रेक्स ने खाए होंगे। गलती से मैंने हड्डियों के एक ढांचे को छू लिया और वो जिंदा हो गया। शैडो रैप्टर मुझे जिंदा कर सकता है। तुम्हारा नाम क्या है?
भागो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पक्का ये रेडिएंट रैप्टर से मुझे ढूंढ लिया है। मैं भागना चाहा तो दोनों चारों तरफ से मैं गिर चुका था। मैंने टी-रेक्स से लड़कर पहले से कमजोर हो चुका था। मेरे अंदर जरा भी ताकत नहीं बची थी और मैं बेहोश हो गया। डे 12 से 15 में आंख खोली तो किसी जगह पिंजरे में बंद था मैं, जिसमें रेडिएंट रैप्टर से मुझे घेरा हुआ था। मैं कहाँ हूँ? तभी मैंने देखा कि फिर से सूरज निकलने वाला। ये रेडिएंट रैप्टर्स मुझे जिंदा जलाने के चक्कर में थे। मुझसे उस पिंजरे से बाहर निकलना था पर नहीं निकल पाया। मुझे लगा मैं तो गया, पर बेबी स्केलेटन रेक्स मेरी मदद करने के लिए आ गया। घुसपैठियों को मार दो। पहले से मरे हुए को क्या मारोगे? डार्क मैजिक जिंदाबाद। रैप्टर्स उस बेबी रेक्स के ऊपर टूट पड़े, पर बेबी रेक्स के सामने उनके अटैक्स चाय गम पानी थे। स्केलेटन रेक्स ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला और हम दोनों भागने लगे, पर रैप्टर्स फिर भी हमारा पीछा कर रहे थे। मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जैक। हम दोनों तब तक भागते रहे जब तक हमारे सामने दो रास्ते नहीं आ गए। तुम इस रास्ते से भागो, मैं दूसरे से निकलता हूँ। जब वहाँ पहुँचोगे तो समझ जाओगे। चलो जल्दी। डे 16 से 18 में मैं उस रास्ते पर भागता रहा जब तक मैं पुराने ग्रेवयार्ड तक नहीं पहुंच गया। उस जगह मुझे एक अजीब फॉसिल दिखा जिससे डार्क एनर्जी निकल रही थी। कुछ खास आइटम लगता है ये। मैं उसके पास गया तभी जमीन हिलने लगी। मेरा बैंड बजने वाला था क्योंकि कुछ दिन पहले वाला टी-रेक्स फिर से वापस आ रहा था। ये कमीना उस लावा में नहीं मरा? टी-रेक्स अपने मजबूत जबड़ों से मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं उस फॉसिल पर पहुंच गया। जब मैंने उस पर अपने पंजे रखे तो मेरा शरीर बदलने लग गया। मैं बड़ा हो गया और ज्यादा पावरफुल स्पाइक्स निकल गए। मैं एडल्ट शैडो रैप्टर में बदल गया और मेरे पास 10 हार्ट थे। अब मैं अपनी नई पावर से टी-रेक्स से लड़ने के लिए तैयार था। मैं बहुत तेजी से मारने लगा। टी-रेक्स मुझे देखकर भी नहीं पा रहा था। मेरी नई पावर्स के साथ मुझे सुपर स्पीड और एजिलिटी मिल गई। अपनी एजिलिटी से मैंने लड़ाई से आगे लड़ा और पीछे की तरफ बढ़ रहा था। मेरी पावर्स में मैं टी-रेक्स को बहुत तेजी से मार रहा था और बीच भी जो हवा में उसके हमले से ही बच रहा था। उसके अटैक सब बेकार थे। मुझे लगा भाई साहब मैं तो लाइटमैन से भी तेज हूँ। मैं चिल्लाया और रेड शैडो बीम से मैंने उसे कमजोर कर दिया। उसकी हेल्थ गिर रही थी, पर टी-रेक्स फिर भी ज्यादा कमजोर नहीं हुआ था क्योंकि उसकी स्किन स्टील से भी ज्यादा मजबूत थी। पर मेरी नई पावर से मैंने उसकी स्किन को भेद दिया। मेरे बड़े साइज ने मुझे टी-रेक्स के खिलाफ बड़ा एडवांटेज मिला, जिससे उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। फॉसिल से मिली ताकत से मैंने उस टी-रेक्स के बच्चे को आखिरकार मारने में कामयाब हो गया। पर मेरे पास आराम करने का भी टाइम नहीं था क्योंकि एक जानी पहचानी आवाज मुझे बुला रही थी। मैंने थोड़ी दूर देखा तो जैक मेरी ओर भाग रहा था। वो रेडिएंट रैप्टर से अब भी उसके पीछे पड़े हुए थे। हमें भागते रहना होगा। डे 19 से 21 में जैक और मैं अब भी रेडिएंट रैप्टर से दूर भाग रहे थे। हमें जल्दी इनसे छुड़ाना पड़ेगा पीछा। मेरे साथ आओ। मेरा स्केलेटन फ्रेंड मुझे परछाइयों से छुपी एक जगह में ले गया और हम दोनों उसके अंधेरे में छुप गए। रैप्टर्स हमें उस जगह से हर कोने में ढूंढने लगे, पर परछाइयों में हमेशा ढूंढना उन्हें आसान नहीं था बिल्कुल भी। हम जानते हैं तुम यही कहीं हो। हमारा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रैप्टर्स चले गए, पर मैं जानता था कि रेडिएंट रेक्स इतनी जल्दी हमें ढूंढने ही आया होगा। उसके आने से पहले हम अपना बेस बना लेते हैं। मैंने रेडिएंट डायनासोर से बचने के लिए हमारा शेल्टर बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोल फायर एक्सेंट की बड़ी एक रैप्टर स्कल बनाई। स्कल ने अंदर हमारी असली बेस का रास्ता था जहां मैं और बड़े कमरे बना सकता था। फिलहाल तो मैंने अपना और जैक का एक कमरा बनाया था। जैक का कमरा फॉसिल थीम पर बनाया था जहां उसके आराम करने के लिए बेड भी था। मेरे कमरे में मैं अपनी जरूरत के लिए सारी क्राफ्टिंग बेंच और टेबल्स बनाई। ए जैक, तुम्हें उस फॉसिल के बारे में कुछ पता है? वो 6 शैडो फॉसिल में से एक था। ये इकलौता आर्टिफैक्ट है जिनमें रेडिएंट रेक्स को हराने की ताकत है। तो मुझे बस 5 और चाहिए और मैं जीत जाऊंगा। मैं तैयार हूँ बेटा, बता। ये उतना आसान नहीं है। फॉसिल दुनिया में सबसे खतरनाक हिस्सों में मौजूद है और रेडिएंट रेड के जर्नल्स के बाहर घूमते हुए उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। वो भी तब जब रेडिएंट रेक्स हमें पहले ना ढूंढ पाए। अगर इन फॉसिल्स की ताकत में रेडिएंट रेक्स को हरा सकता हूँ मैं, तो मैं अपने लोगों की मौत का बदला लेने के तैयार हूँ। ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। इस नए मशीन के साथ मैं अपने फ्यूचर फॉसिल्स के लिए एक कमरे में 6 आइटम फ्रेम्स बनाए। इसके साथ ही हमारा बेस अब तैयार था। तो अभी अचानक हमारे बेस की छत उड़ गई जिसके ऊपर रेडिएंट रेक्स उड़ रहा था। उसने हमें ढूंढ लिया, भागो। जैक और मैं उस जगह से बाहर भाग गए। डे 22 से 24 में रेडिएंट रेक्स हमारे बेस के बाहर आ गया और हमारी खुशबू ढूंढने लगा, पर हमें भी छुपने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। मैं तुम्हारे घटिया जादू को सूंघ सकता हूँ। सामने आओ बच्चे। रैक्स की नाक हमारे करीब आ रही थी तो हम दोनों ने अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि अब नहीं बचेंगे और मैं बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला। बदकिस्मती से जैक से रहा नहीं गया और वो चिल्लाते हुए बाहर आ गया।
वो रहे तुम। रेडियन रैक्स ने अपनी पावरफुल लाइट मैजिक बीम से जैक को मारा, जिससे जैक बुरी तरह जख्मी हो गया। जैक! मामूली सा कीड़ा, शायद इसके डार्क मैजिक की महक आई होगी। रेडियन रैक्स आसमान में उड़ गया और वह जैक को लेकर अंदर आ गया। डे 25 से 26 तक मैं अपने दोस्त के साथ जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। क्या हुआ बे, तू तो इमॉर्टल है ना? रेडियंट ड्रैक्स के पावरफुल मैजिक के सामने नहीं। अब तुम्हें मुझे बचाने के लिए हंटेड वुड से दूसरा फॉसिल को इकट्ठा करना होगा। तो मुझे अभी निकलना होगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं दूसरे फॉसिल की तलाश में हॉन्टेड वुड्स के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद मैं जगह अजीब जगह पर पहुंच गया। यहाँ का आसमान लाल था और मेरा गला सूख रहा था। फिर भी दूसरे फॉसिल तक पहुंचने की उम्मीद में मैं मरे हुए पेड़ों के बीच से गुजरता रहा। जैक की हालत बहुत खराब थी तो मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। मैं एक हरे भरे इलाके में पहुंच गया जिसके बाद मुझे डार्क मैजिक महसूस हो रहा था। शायद मैं उसके पास ही हूँ। फिर तभी मेरे चारों ओर जमीन के नीचे पौधे निकालकर मुझे मारने लगे। उनकी टहनियां मुझे जकड़ रही थी और जमीन पर गिराने की कोशिश कर रही थी। इस चीज को मैं अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। मैं अपने हथियार से उसका सामना किया और मैंने उन टहनियों को काट दिया। अपने शैडो ब्लेड से मैं उनके पीछे भी गया और इससे उन्हें और गुस्सा आ गया। फिर अगले ही पल उन पौधों ने छोटे कीड़े और सीड बॉम्ब से मेरे ऊपर हमला कर दिया। सीड बॉम्ब मेरे चारों ओर पड़ने लगा। उन कीड़ों ने मुझे घेर लिया और मुझे मारने की कोशिश करने लगे। उनसे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल करके सबके ऊपर टूट पड़ा। मैं पूरा जोर लगाकर उनसे लड़ने लगा, पर मैं जितनों को मारता हर बार उससे गन ज्यादा पौधे के जमीन से तैयार करके निकलते थे। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं इससे नहीं जीत सकता था। डे 27 से 29 तक मुझे उस जगह से भागना पड़ा। भागते हुए मुझे एक खाली मैंशन दिख गया। मैं उस जानलेवा पौधों से बचने के लिए उस मैंशन में कूद गया। ये जगह तो पक्का पागल खाना है। तभी मुझे पीछे से भूत की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे भूतों का पूरा झुंड खड़ा था। भाई साहब, हर कीमत पे फॉसिल को बचाना होगा। भूत लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। मैं भी तैयार था। भूतों ने अपने ठंडे हाथों से मुझे जकड़ना चाहा। कुछ मुझे जकड़ना चाहते थे, कुछ मेरा दम घोटना चाहते थे। इन भूतों को चिल्लाना सुनकर मुर्दा भी जिंदा हो सकता था। मैं भी पूरा का पूरा हिल गया। हालांकि मैं खुद भी उनके मुंह तोड़ने का जवाब दे रहा था, पर मार खाने के बाद भी ये लोग बाज दिया है। मैं भी पूरा जोर लगा रहा था। उनके अटैक से बचते हुए उन्हें काटते हुए आगे बढ़ रहा था। इस पूरी लड़ाई में मैं अपने शैडो क्रिएचर पावर्स के लिए अपनी किस्मत के सितारों को शुक्रिया कह रहा था। अगर मेरे पास मेरी नई पावर्स ना हो तो ये लोग मुझे कब का दूसरी दुनिया पहुंचा देते। हम दोनों पूरा जोर लगा कर लड़े। लग रहा था हम दोनों ही हार नहीं मानेंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। रेडियंट रैक्स को फॉसिल कभी नहीं मिलेगा। क्या तूने अभी रेडियंट रैक्स कहा? मैं तो अभी अपने बात भूतों को समझाई। हम दोनों का मकसद एक ही था। जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो लड़ना बंद कर दिया। अगर ऐसा करने से रेडियंट रैट खत्म हो जाता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शायद तभी हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। मोक्ष। तभी कहीं से रेडियंट रैप्टर्स भी मुझे रोकने के लिए आ गया। हम इसे रोकते हैं, तुम जाओ जल्दी। डे 30 से 33 में मैंने हॉन्टेड मैंशन में और अंदर चला गया और मेरे लिए भूत उन रैप्टर्स से लड़ रहे थे। मुझे फॉसिल्स को ढूंढना होगा। जैक के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं मैंशन के हॉल से गुजरता गया, पर ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह का कोई अंत ही नहीं है। लग रहा था जैसे मैंशन मुझे भटका रही है। मुझे कुछ करना होगा। ये बर्बाद हुई। हर सेकंड मेरे दोस्त जैक जान खतरे में है। मैं पास में एग्जिट में निकल गया और मैंशन से बहुत दूर आ गया। सब कुछ शांत था जब तक अंधेरे से निकलकर एक क्रिएचर में सामने नहीं आ गया। वो क्या था? मैं जल्दी से उसके पीछे भागने लगा। हालांकि जब मुझे लग रहा था कि मैं उसे पकड़ लूंगा तभी मुझे नीचे जमीन हिलने लगी। जमीन टूट गई और मैं नीचे गिर गया। डे 34 से 36 तक आंख खुली तो मैं अंधेरे बायोम में बने हुए बड़े से रूम एरिना में था, जहां पास में एक पेडेस्ट्रल पर फॉसिल था। क्या वो क्रिएचर जानबूझकर मुझे यहाँ लाया? जो भी हो, मुझे जल्दी फॉसिल लेना चाहिए। मैंने जैसे ही पेडेस्ट्रल की ओर बढ़ा, मुझे मेरी ओर आते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं आगे बढ़ा, देखा कि एक म्यूटेंट वार्डन उस अंधेरी जगह में भटक रहा था। क्या यार, कोई आवाज नहीं करेगा? मैं धीरे से आगे बढ़ा। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी थी। म्यूटेंट वार्डन मेरी वाइब्रेशंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भाई साहब, मैं धीरे धीरे फॉसिल के करीब पहुंच रहा था, पर तभी मेरा पैर लकड़ी पर पड़ गया, जिस पर पैर रखकर खुद अपने पैरों से कुल्हाड़ी मार ली थी भाई साहब मैंने, और उसको अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया मैंने। वार्डन मेरी ओर बढ़ा। मैं उससे लड़ने के लिए तैयार था।
D37 से 40 में मैं म्यूटेंट वार्डन का सामना कर रहा था। साइज और ताकत में मैं उससे कमजोर था, पर जैक को बचाने के लिए मुझे उस फॉसिल को हराना ही होगा। लड़ाई शुरू होते ये मॉन्स्टर मुझे पीछे से पकड़ना चाहता था। उसके हाथ बहुत बड़े थे और जब भी उसके हाथ चाहते मतलब चलते थे तो उसके आसपास बड़े पत्थर हवा में चल जाते थे। हालांकि मैं अपनी तेज से बचा रहा था उसे, पर अटैक से ही मैं उड़ गया भाई साहब। उसकी हेल्थ कम करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके हराने के लिए काफी तो नहीं था, पर बहुत मुसीबत बन गया था वो, क्योंकि मॉन्स्टर सुपर स्ट्रॉन्ग तो था ही, सुपर फास्ट भी था। वो पागलों की तरह चिल्लाकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उससे बचकर भाग भी रहा था मैं। एक पॉइंट पर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे हवा में उछाल दिया। उसने मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उससे लड़ने में पूरा दम लगा दिया, पर उस बीस के सामने घंटा कुछ नहीं था। मैं सीधे फॉसिल की ओर भागा, पर मेरी हर कोशिश पानी में फेर दी उसने। म्यूटेंट वार्डन हर बार मुझे फॉसिल से दूर कर देता था और मेरी हेल्थ गिरती जा रही थी। मैं स्पीड से उसे हराना चाहा, पर वो मेरा हर कदम को भांप लेता था। उसे मेरे हर पैंतरे का पता चल जाता था और वो बड़ी आसानी से मेरा बैट बजा रहा था भाई साहब। कसम खुदा की कह रहा हूँ, मेरी हेल्थ कम होने लगी, कगार पे थी और कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। D41 से 43 में मैं अब भी म्यूटेंट वार्डन से लड़ रहा था, जब एक छोटा शैडो सैबर-टूथ टाइगर मेरे सामने आया। तब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं निपटूंगा। अरे बड़े मियाँ, हम पर छोड़ दो। मेरे को यकीन नहीं हुआ भाई साहब, पर छोटे से सैबर-टूथ ने म्यूटेंट वार्डन को बहुत बड़े फायरबॉल से मारा। तभी वार्डन का ध्यान मुझसे हटकर सैबर-टूथ पर आ गया। भगवान ने बचा लिया। फॉसिल को उठा लो मियाँ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी। मैं भाग गया और मैंने पेडेस्टल को फॉसिल से उठा लिया। उसे छूते उसकी पावर्स मुझ में समा गई, जिससे मैं अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने खुद को पहले ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। मुझे अब 10 और 8 मिल गए। उसके साथ ही एक दांसू शैडो बॉल एबिलिटी मिल गई, जिससे मैं पहले ज्यादा शैडो की पावर को काबू कर सकता था। मैं आ गया और अब मैं तैयार हूँ। मुझे ताकत बढ़ गई थी तो मैं सीधा लड़ाई में कूद पड़ा। अरे सही टाइम पर आया। मुझे यकीन था उस म्यूटेंट वार्डन मेरे नए दोस्त को भी नहीं छोड़ा होगा, पर अपनी नई एबिलिटीज के साथ उसे कुछ करने से पहले मैंने उसे मार दिया। ये सब खत्म होते ही मैं सैबर-टूथ की ओर मुड़ गया। भाई साहब तुम हो कौन? मैं शेन हूँ, शैडो ब्रदर के लिए हमेशा तैयार। मस्त लगा जैसे मिल गया शेन, पर मेरा एक दोस्त मुसीबत में है यार। मेरे साथ चलिए यार, तू मेरे बेस पे रह सकता है यार। जल्दी चलना होगा। लेकिन D44 से 46 में मैं बेस पर लौट आया और मेरे फॉसिल को भी जैक से छूते ही जैक ठीक हो गया। मैं जिंदा हूँ, तुमने बचा लिया। अरे मेरी दूसरी जिंदगी को। तुम्हें ठीक देख के अच्छा लगा। वैसे मेरा नया दोस्त है शेन, मिल इससे। ए दोस्त, ये दूसरा फॉसिल ढूंढने में मैंने ही ब्रोंजो की मदद की है भाई। अच्छी टीम बना सकते हैं हम, क्या बोलता है शेन? अरे बिल्कुल जरूर। साथ मिल के हमने बेस को और बढ़ाया। सबसे पहले तो अपनी टूटी हुई छत को ठीक किया। छत को ठीक करने के बाद में हमारे नई टीम मेंबर दोस्त के लिए उसका कमरा बनाने लग गए। उसके कमरे में मैंने आइटम फ्रेम्स के पेडेस्टल को बदल दिया। अब दूसरा फॉसिल इसकी जगह पर रख दिया। रेडिएंट रैक्स को हराने के लिए मुझे 4 और चाहिए। इससे कम में काम नहीं बनेगा भाई साहब, बता रही हूँ। ये जगह तो कमाल की है ब्रोंजो, इस कमरे के लिए धन्यवाद। अरे कोई दिक्कत नहीं शेन, अब तुम हमारे साथ भैया टीम का। फिर से पूरा बेस चलने लगा। मुझे पता था कि रेडिएंट रैक्स ही होगा ये, तो उसे देखने के लिए मैं खुद बाहर आ गया। तुम यही रहियो और चौकन्ने रहियो। D47 से 50 में मैं बेस से बाहर रैक्स को देखने चला गया। थोड़ी देर देखने के बाद मैंने थोड़ी दूर उसे कोई रिचुअल करते हुए देखा। पता नहीं क्या कर रहा था तामझाम। रात रात अंधेरी रात, रोशनी लेने का टाइम आया है आज। एक ही मिनट में उसने रात को दिन में बदल दिया। मैंने कहा यार क्या रागमाला है। गरम सूरज मुझे जला रहा था, तो जितना जल्दी हो सका मैं पास ही एक पेड़ की छांव में छुप गया भाई साहब, नीम के पेड़ के नीचे। मेरी किस्मत खराब थी, रेडिएंट रैक्स ने मुझे सुन लिया था और अब वो फिर सूंघ रहा था नाक फुला के। मैं तुम्हारे डार्क मैजिक को सूंघ सकता हूँ। सामने आओ शैडो रैप्टर। हंसते हुए वो हवा में उड़ गया और मुझे बाहर निकालने के लिए आसपास पेड़ों को उड़ाने लग गया। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, खास तौर से दिन में। मैंने चारों ओर देखा, मुझे गुफा मिल गई। ये तो कुछ भी नहीं है। चांस लेते हुए मैं उस गुफा में कूद गया। मैंने कहा पहले जान बचाओ, बाद में दुनियादारी देखेंगे, तेल लगाए। D51 से 52 में मैं एक जंगली इलाके में पहुंच गया जहाँ लॉन्ग नेक्स भरे पड़े थे। ये तो जगह काफी दिलचस्प है। मैंने देखा तो पता चला लॉन्ग नेक्स पर रेडिएंट फोर्स का हमला हो रहा था। मैं जंग में कूद पड़ा और लॉन्ग नेक्स को बचाने के लिए मैंने एक एक रेडिएंट सोल्जर को मार दिया। मैं अपने शैडो ब्लेड और शैडो ब्लेड का इस्तेमाल कर पूरी रेडिएंट फोर्स को मार कर लॉन्ग नेक को बचा लिया। आ जाओ, कौन है बेटा पाले में? एक शैडो रैप्टर, वो भी दिन की रोशनी में। तुम दिन में क्या कर रहे हो? समझाने का टाइम नहीं मेरे पास।
पास। रेडियन रैक्स ने अंधेरे को रोशनी बदलने का मंत्र बना लिया है। अभी रात अभी बहुत दूर है और वो शैतान मेरे पीछे पड़ा है भैंस की टांग। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं एक विच डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो मेरे पीछे। लॉन्ग नेक ने मुझे एक लोकल विच के पास लेके गया जहाँ उसने मेरी जांच करी। मुझे शैडो एनर्जी के साथ काम करना पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें रेन डांस करना सिखाऊंगी जिससे तुम अपनी मर्जी से खुद को सूरज से बचा पाओगे। पहले तुम्हें इन रेन मेकर को पकड़ना है, फिर बस नाचना है। उस विच ने मुझे रेन डांस करना सिखाया। डांस करते ही आसमान से बारिश होने लग गई भाई साहब, कसम से। अब तुम कोशिश करो। मैंने भी सेम डांस किया और बात बन गई। बादलों ने आसमान को घेर लिया और बारिश होने लग गई। ये तो सच में काम कर रहा है यार। बदकिस्मत से काम ज्यादा ही अच्छा हो गया है और पूरे गांव में बाढ़ आ गई बारिश से। फिर बारिश इतनी तेज हो गई कि मैं उसके साथ ही बह गया। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, बचाओ। J53 से 55 में समुद्र में आग खुली मेरी भाई साहब। सांस फूल रही थी मेरी, छाती फटी जा रही थी। मैं बाहर निकला, मैंने कहा अभी तो डूब जाऊंगा। मेरे लंग्स जल रहे थे, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं मर जाऊंगा। तब एक एक्वाटिक डायनासोर ने मुझे बचाने के लिए आ गया। उसके मेरे पास आते ही उसने मुझे पानी में सांस लेने और डॉल्फिन ग्रेस की पावर दे दी। अब मैं सांस ले पा रहा था, मेरे लंग्स की जलन भी चली गई थी भाई साहब। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मिस। मेरा नाम एक्वा है, पर हमें चलते रहना चाहिए। क्या हुआ? पता नहीं कहां से रेडियन रैक्स की एक्वाटिक फोर्स वहां पर आ गई यार। इसीलिए वो नहीं चोर, पकड़ो उसे। ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे पास। भागो एक्वा। J56 से 58 में मैं एक्वाटिक फोर्सेस से लड़ रहा था, जबकि एक्वा कहीं छुप के बैठी हुई थी बेचारी। पानी के नीचे लड़ना मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। ये करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पहली बार पानी में था भाई साहब। पर डॉल्फिन ग्रेस की मदद से मैंने सब कुछ जल्दी सीख लिया। जब एक्वाटिक फोर्स मेरे ऊपर अपने बालों से अटैक कर रही थी, मैं अपने ट्रस्टी ब्लेड के साथ उसके आगे पीछे घूमता रहा और मौका मिलने पर उसको मारता रहा। ये लोग अभी भी एक्वाटिक फोर्स के मेंबर्स थे, इसीलिए उन्होंने अपने इलाके का मुझे मारने के लिए इस्तेमाल किया भाई साहब। वो पानी की ताकत से अपने अटैक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, पर लास्ट में ये लोग भी शैडो रैप्टर के सामने बच्चे ही थे। थोड़ी और शैडो बॉल्स की खराब आवाज से मैंने उन सबको हरा दिया। तब जाके कहीं एक्वा बाहर आ पाई। तो तुम यहाँ हो? ये लोग तेरे पीछे क्यों थे? शायद मैंने उनका सुपर सीक्रेट मैप चुरा लिया है जो किसी कीमती खजाने के पास ले जाता है। शायद मेरे को लगा शायद ये मैप हमें तीसरे फॉसिल तक पहुंचा सकता है। बढ़िया, तुम द बेस्ट हो एक्वा। चल खजाने पास ले चल मुझे। स्वागत है तुम्हारा, तो चलो चलें। हम मैप का फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड पैलेस में पहुंच गए, जहाँ एक परेशानी भी आ गई। ये जगह रोशनी से सुरक्षित की गई थी, समझ रहे हो? खतरनाक था ये। टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। एक्वा लाइट बीम से होते हुए निकल गई और उसने रोशनी की सुरक्षा को नाकाम कर दिया, पर उस गार्ड्स को हमारे आने का पता चल गया। मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाओ और खजाने को हासिल करो। मुझे देखना था कि खजाने में तीसरा बोतल है या नहीं, तो मैं सीधे पैलेस में घुस गया। J59 से 61 में मैं पैलेस के अंदर आ गया। मेरा शक सही था, ये कीमती खजाना सच में तीसरा फॉसिल ही था। मैं तो इसे ढूंढ ही रहा था। वहीं रुक जाओ। मैं चारों ओर देखा, मुझे एक नीली पीली सर्पेंट लेडी दिखाई थी जो रेडियन रैक्स की एक्वाटिक आर्मी का हेड थी। क्या बात है, लगता है तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम्हारा सर काटने के बाद मेरा प्रमोशन पक्का है। हाँ, जैसे तुम मेरे कोई बात सुनने वाली हो। उससे पहले हमला किया भाई साहब उसने। ये पागल लेडी सीधे मेरे को निशाना बना रही थी। मैं पीछे हट गया और मैं भी अपने ब्लेड से उसका सामना किया। मैं शैडो अटैक से उसका सामना कर रहा था, तभी मेरे ऊपर जाल से हमला करने लग गई। उसने गाना भी गाना शुरू कर दिया, जिससे मेरे देखने की क्षमता कम हो गई थी। पर इन सब का मेरे ऊपर घंटा असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गाना सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। उसका ध्यान भटकते ही मैंने फॉसिल का उसके पेडेस्टल से नीचे उतार लिया। तभी हमारी पावर्स आपस में मिलने लग गई। मुझे 5 दिल और नई टेलीपोर्टेशन पावर मिल गई। मैंने कहा अब तू नहीं बच पाएगी मेरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फॉसिल से मिली नई पावर मुझे महसूस हो रही थी। उसके पुराने हमले भी अब चुभते थे, पर अब मैं पहले ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। जैसे उनसे मेरे ऊपर कोई मंत्र छोड़े, मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर और शैडो ब्लेड से उन पर हमला कर दिया। पर उसके अटैक्स मुझे लग रहे थे जल्दी अपने आखिरी और सबसे ताकतवर शैडो बॉल से उसे मारा मैंने। मेरे हौसले और नई ऑसम पावर से मैं अपनी एक्वाटिक आर्मी से लड़ा। मैं हरियाणा को हरा दिया मैंने, पर मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। पता नहीं कहाँ से रेडिएशन रैक्स मेरे ऊपर धमक पड़ा, पता नहीं यार। मैंने कभी तू कहाँ से आ गया?
इतनी जल्दी खुशी मना रहे हो? लगता है तुम मेरे जाल में फंस गए। मेरे नीचे पूरी जमीन मैग्मा ब्लॉक्स में बदल गई। नहीं, मैग्मा ब्लॉक्स पूरी ताकत से मुझे नीचे खींच रहे थे। उनसे बचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और ये ब्लॉक्स मुझे जला रहे थे। धीरे धीरे मेरी हेल्थ भी कम हो रही थी। रेडियंट रैक्स ऊपर से तमाशा देख रहा था और जल्दी मेरी हेल्थ कम हो गई और मैं बेहोश हो गया। डे 62 से 64 में होश आया तो मैं बादलों में रेडियंट रैक्स के बेस में फंसा हुआ था। रैक्स मेरे ऊपर से बिजली के बादल की तरह उड़कर आ गया। तुम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हो। अब टाइम आ गया है तुझसे पीछा छुड़ाने का। रेडियंट रैक्स ने अपने पावरफुल अटैक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। शेन ने मुझे बचा लिया, लेकिन नहीं तो पड़ गई थी मेरी। ब्रॉन्ज़ो को अकेला छोड़ दो गंदगी के गुब्बारे। शेन ने रैक्स पर अटैक किया और रैक्स ने उस पर अटैक का काम करने वाले थे। तभी रेडियंट रैक्स ने शेन पर अटैक कर दिया। शेन नहीं! इतने पावरफुल अटैक का सामना करके शेन निपट ही गया। नहीं! मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आ गया। मैं जानता था कि अभी रेडियंट रैक्स से लड़ना बेकार है, तो मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गया। तेरी तो बाद में वाट लगाऊंगा। जनरल पकड़ो उसे, मुझे और भी काम करने हैं। डे 65 से 68 तक मैं रेडियंट रैक्स का हेड जनरल मेरे पीछे पड़ा रहा और मैं उससे दूर भागता रहा। वो पूरा पगला था। मैंने उसे अब तक का सबसे तेज उड़ने वाला ड्रैगन कहीं नहीं देखा था। मुझे बचना होगा अगर मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा। पर मुझे रेडियंट रैक्स पर गुस्सा भी आ रहा था। मैं तुम लोगों से शेन का बदला लेकर रहूंगा। लो मारो। उससे मैंने एक बड़े शैडो अटैक को उस पर हमला कर दिया, पर उस ड्रैगन के बच्चे पर मेरे घंटा किसी अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। क्या इतना ही दम है शैडो रैप्टर? बदकिस्मती से हाँ, इस बात का फायदा उठाकर हेड गार्ड ने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया। उसने अपने सुपर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बोल्ट से मुझे मारा, जिससे पूरी जगह हिलने लग गई। इतने ताकतवर ड्रैगन के सामने मेरा टिकना तो मुश्किल ही था। मैं तब तक भागता रहा जब तक भागने की जगह नहीं बची। मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा था। नहीं, मैं तो फंस गया। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उससे भी जरूरी मुझे अब कोई फैसला लेना था। या तो मैं जनरल का सामना करूं या भोले का नाम लेकर नीचे कूद जाऊं। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद ब्लॉक्स तो बदलने के किनारे भागा और कूद गया। मेरे कूदने से नीचे जमीन टूट गई। लगता है ये पागल आज मर के दम लेगा। हमारी जीत के बारे में राजा को बताता हूँ। डे 69 से 71 में मैं नीचे गिरकर मर ही जाता, पर जैक ने सही टाइम पर पानी के बकेट से मुझे बचा लिया। भाई साहब, वाटर बकेट क्लच। जैक तो हीरो लाल है। तुम्हारे लिए कुछ भी यार। हे, ये शेन कहाँ है? शेन नहीं बच पाया यार। अरे नहीं, शेन ही क्यों? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर जैक अब हम यहाँ पे सेफ नहीं है। जनरल ढूंढ लेगा हमको यार। मेरे पीछे आओ, मुझे पता है कहाँ छुपना है। मैं जैक के पीछे चल पड़ा। हम रुइंस में एक सुनसान गांव में पहुंच गए। मैंने उससे कहा, भाई साहब ये बता, ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर था, पर इसे भी रेडियंट रैक्स ने बर्बाद कर दिया। उसी की वजह से तो मैं स्केलेटन हूँ। रैक्स सच में एक शैतान है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। घुसपैठिए। पीछे देखा तो एक बड़ा सा ट्राइसेराटॉप्स हमारी और फुल स्पीड में आ रहा था। भाई साहब क्या बताऊं। डे 72 से 74 में ट्राइसेराटॉप्स से बचने के लिए हम दोनों भाग रहे थे, पर उसने क्रेटर तक हमारा पीछा किया। हम घिर चुके थे। रुको रुको प्लीज, हम दोस्त हैं। हम बस रेडियंट रैक्स के दुश्मन हैं। तुम भी रेडियंट रैक्स के खिलाफ हो? ठीक है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ट्राइसेराटॉप्स हमें एक अजीब से ऑल्टर में लेके गया। ये भी बाकी ऑल्टर जैसा ही था, जिनमें आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पर इसमें बस इतना फर्क था कि यहाँ कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं थे। इस गांव पर कभी एक फॉसिल का सुरक्षा कवच था, जिससे शैडो क्रिएचर्स रोशनी में भी चल सकते थे, पर रेडियंट रैक्स ने उसे चुरा लिया, जिससे हम उसके सामने कमजोर पड़ गए। यहाँ कोई सुराग तो मिलना चाहिए, कुछ तो होगा यार। मैं दीवार से निकलते हुए अजीब से पत्थर को देखा, जो एक बटन था। पता नहीं से क्या होता है। मैंने उसे बढ़ाया और अचानक मेरे सामने सीढ़ियाँ आ गई। मैंने कहा, ये क्या है भाई साहब, सीढ़ियाँ? बिंगो! फिर अगले ही सेकंड में जिस अच्छे ट्राइसेराटॉप्स ने हमारी मदद की थी, उसने किसी तरह लाइट अटैक से मार दिया गया। नहीं, ये किसने किया? ऊपर देखा तो पता चला कि हेड गार्ड ने हमें ढूंढ लिया था। उसे देख कर लग रहा था कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं हम पे। ब्रोंजो, हमें अलग होना होगा। तुम सीढ़ियों को पकड़ो, मेरी चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है। मैं भागने लगा उन अजीब सीढ़ियों पर जो मेरे सामने आई थी।
डे 75 से 76 में मैं एक टेम्पल रूम में पहुंच गया जहां चौथा फॉसिल अपने पेडेस्टल पर रखा था। बदकिस्मती से उसे लाइट प्रोटेक्टेंट्स ने घेर रखा था। यकीन नहीं होता कि अब तक हमारी नाक के नीचे था ये। मैंने लाइट बीकन्स तोड़ दिए और अचानक से पूरा ही कमरा हिलने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ओह तेरी भगवान, ये क्या हो रहा है? ये जिड्री फिर से मुझे रोकने के लिए आ गया। तुमने जैक के साथ क्या किया बता? मुझे हराओगे तो शायद पता चल जाएगा तुम्हें। जनरल ट्रांसफॉर्म हो गया। लाइट की पावर से उसने खुद को फुल सूट आर्मर में ढक लिया। भाई साहब, नए आर्मर के साथ जनरल और भी स्ट्रांग हो गया था। उसके चलने से पूरा अरीना हिल रहा था। उसके अटैक से जमीन टूट रही थी। आर्मर के साथ भी वो मुझसे ज्यादा तेज था। फिर जनरल बार बार पूरा जोर लगाकर ऊपर नीचे कूदने लग गया, जिससे मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरी बढ़ रही थी। मेरी शैडो पावर्स में मैं कभी भी उस पर अटैक से बच जाता, पर बाल बाल बचता। भाई साहब, वो कभी भी निपटा सकता था मुझे। मैं उसे शैडो बॉल से मार रहा था। जनरल चिल्लाया, फिर से मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं हार रहा था, पर मैं हार नहीं मान सकता था। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। मैं हिम्मत जुटाई, फिर लड़ाई के बीच में ही फॉसिल को पकड़ लिया। फॉसिल ने मुझे फॉलिंग रॉक और सूरज की रोशनी से बचने की नई एबिलिटी मिल गई। मैंने कहा चलो ये चीज बढ़िया रही मेरे संग। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। सूरज की रोशनी मेरा कोई घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी नई पावर से मैंने बाउल्डर्स बनाए और उसके पता चलने से पहले से मैं उसे मारता। ये पत्थर इतने भारी और तेज थे जो जनरल के आर्मर के आर पार कर जाते थे। खैर, मैं उसे हराने में कामयाबी हो गया। मैं जीत गया। एक मिनट, मुझे जैक को भी ढूंढना तो है यार। पता नहीं कहाँ होगा वो। डे 77 से 78 तक मैं बाहर आया तो जैक पिंजरे में बंद था बेचारा। सूरज उगने वाला था और थोड़ी देर में उसकी रोशनी जैक को जिंदा जला देती। जैक, मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरे बच्चे। मैं दौड़ के उसके पास गया। उसके पिंजरे को तोड़ने के बाद मैंने चौथा फॉसिल की ताकत से उसी रोशनी से उसे बचा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। मुझे नहीं लगता था कि मैं जनरल की मौत की खबर सुनकर रैक्स खुश हो गया। हमें जल्दी घर पहुंचा दिया चाहिए। जैक और मैं अपने बेस पर लौट आए। जब हम बेस के अंदर पहुंचे, मैंने जैक को कुछ कहा, वो सब बता दिया जो भी हुआ था। उसके बाद में तीसरे और चौथे फिजल के बारे में डिस्प्ले रूम में लगा दिए। तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें आराम करने की जरूरत है और मैं अपग्रेड कर लूंगा इस बेस को। हाँ, थोड़ा तो आराम कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसा तू बोले। मैं सोने चला गया और जैक काम करने लग गया। हमने गुफा में और खोदना शुरू कर दिया। जैक अंडरग्राउंड फार्म पर काम कर रहा था, जो हमारे खाने की शॉर्टेज को खत्म करेगा और आराम करने के लिए अच्छी जगह बनाएगा। उसने छोटे छोटे सेक्शंस में मूली, आलू, अनाज के बीज डाले और उन्हें भरपूर पानी दे दिया। जैक ने थोड़ी सजावट भी डाली। उसने कुछ फूलों के पौधे भी लगाए। जमीन की मूसिया, कोबलस्टोन और स्टोन ब्रिक से डेकोरेट किया। रोशनी के लिए उसने दीवारों पर कॉपर लेंटर्स लगा दिए। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने एक्वा के रहने के लिए खूबसूरत झरना भी बनाया। उसने पानी का बड़ा रास्ता भी बनाया जिससे एक्वा अपनी मर्जी से आ जा सके। तुम तो कमाल कर दिया जाएगा। शुक्रिया, मैंने बेस्ट काम किया अपना। एक्वा के रहने के लिए जगह बनाने के बाद कुछ देर में वो भी हमारे बेस पर आ गई। ब्रॉन्जो, मेरे पास एक खास खबर है। मैंने रेडिएंट ट्रेक्स के सीक्रेट बेस का पता लगा लिया है। लग रहा है कि कुछ पैड करनी पड़ेगी बिल्लो। डे 79 से 80 में मैं उसके साथ रेडियन रैक्स के आउटपोस्ट पर पहुंच गया। मैं जमीन के रास्ते से अंदर गया जहां मैं रेडियन रैक्स को अपने एक रैप्टर से बात करने के लिए सुना। भाई साहब, सर, शैडो रैप्टर ने जनरल को हरा दिया है और हर एक दिन उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको जल्द ही ना हरा दे। एक मिनट, तूने क्या कहा अभी? मैंने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपको हराने की क्षमता रखेगा, फिर आप हार जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था, मगर ये नहीं सोचा था कि तुझ में 2 बार बोलने की हिम्मत आएगी। तुम और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो विद्युत चूहा मुझसे कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं है, वो खत्म। पर सर, उसने हाल ही में हमारे जर्नल को बुरी तरह हराया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बेवकूफ था, इसलिए मैं नए जर्नल को पॉइंट कर रहा हूँ। नया जर्नल? इसका मतलब आप... सामने आओ। एक जनरल सामने आया जो कि बहुत ही बड़ा लाल ड्रैगन था। क्या आपको यकीन है वो टिक पाएगा? हाँ, बिल्कुल टिकेगा। क्या तुम हमारे ड्रैगन पर डाउट कर रहे हो? ये हमारे किसी भी बेकार डायनो से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बेकार डायनो? ये आप ठीक नहीं बोल रहे हैं सर। हम बेकार नहीं हैं, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। सही कहा। हमारे पास एक रेड ड्रैगन जर्नल है।
और हमारे बेकार डायनो रास्ते से हट चुके हैं। इसके लिए चूजे से रैप्टर को हराना बाएं हाथ का खेल है। पर सर, शैडो रैप्टर हमारी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो चलो इस परेशानी से छुटकारा पाते हैं। जनरल, इसे ताकत का नमूना दिखाओ। उस जनरल ने एक ही बार में बेचारे रैप्टर को मार गिराया। बाएं हाथ का खेल। ये पागल अपने ही लोगों के मार रहा है, ये सच में पागल है। बहुत खूब, मुझ पर शक करने वालों का यही हाल होगा। तभी वो नया जनरल मेरी दिशा में आगे बढ़ा। मुझे डार्क मैजिक की बू आ रही है। ओ नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। डे 81 से 82 में मैं नए जनरल मेरे पीछे पड़ा था। मुझे छुपना पड़ेगा और जरा सा भी शोर नहीं करना है। मैं छुपे रहना चाहता था पर उसकी नाक बहुत तेज थी, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने कहा, अरे तेरी, पता नहीं क्या कुत्ता है क्या। नत शायद इससे मेरा पीछे छुड़ाने में बेस पे लौट जाना चाहिए। मुझे मौका मिला और मैं सीधे पानी में एक्वा के पास चला गया। तेल लगाए दुनियादारी। शुक्र है तुम बच गए। काश यार, मैं अपने डार्क मैजिक की खुशबू को छुपा पाता यार। शायद एक रास्ता है, मेरे साथ चलो जल्दी। एक्वा मुझे पानी के रास्ते फ्रोजन बायोम में लेके चली गई, पता नहीं क्या करने। इस जगह तुम्हें अगला फॉसिल मिलेगा, यहाँ शायद तुम्हारी खुशबू नहीं आएगी। सही है, चलते हैं, आजा। दुर्भाग्य से मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें अकेले जाना होगा। कल्ले चले जाओ, फॉसिल कैसे ढूंढूंगा अकेले, भैंस की टांग। घबराओ मत, सब इंतजाम कर दिया है, ये लो ध्यान से देखो। उसने मेरे को एक मैप दिया जो मुझे फॉसिल के बाद ले जाने वाला था, कसम से। तुम बस इसका पीछा करो और ये तुम्हें फॉसिल तक पहुंचा देगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पर मुझे तुम पर यकीन है ब्रॉन्जो, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। थैंक्स एक्वा, बस ये तो सुनना था मेरे को। संभल कर जाना ब्रॉन्जो, बहुत पहले ये जगह खतरनाक लोगों से भरी पड़ी थी और वो लोग ठंडे इलाके में रहने में उस्ताद थे। मैं यहाँ बहुत समय के बाद आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो अभी यहाँ हैं या नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आए तो उनसे मत उलझना। ठीक है, जाने पर बताने की शुक्रिया, मैं ऐसे ही करूँगा, किसी से उलझूंगा नहीं, ठीक है। जल्दी जाओ, जब तक तुम्हारी खुशबू उसे मिल रही है वो जनरल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 2 बार बताने के लिए नहीं हो रही एक्वा। डे 83 से 84 में मैं उस जगह में मैप का पीछा करता रहा। रास्ते में बर्फ में जमे हुए केवमैन को देखा मैंने। ओ नहीं, मुझे लगा कि इसमें कोई मदद की जरूरत है भाई साहब। मुझे पता था कि मेरा पीछा हो रहा है पर मैं उसे देख के ऐसे अंधेरा का नहीं कर सकता था। हे, तुम्हें सुनाई दे रहा है? आदमी पूरी तरह जमा हुआ था भाई साहब, वो देखते ही क्या बोलता, हेलो। लगता है ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। बर्फ को पिघलाने का एक ही रास्ता है। मैं जल्दी उस बर्फ के चारों ओर आग लगा दी। थोड़ी देर में पूरी बर्फ पिघल गई, जिसके बाद वो आदमी बर्फ से बाहर आ गया। हाय, मैंने उससे पूछा, भाई साहब तुम ठीक तो हो ना यार, अपने बारे में है थोड़ी जानकारी दो। मैं कहाँ हूँ, क्या वक्त हो रहा है? परेशान क्या हो रहा है? अब सुरक्षित हो, मैं तो बर्फ से बाहर निकाल लिया। मुझे नहीं पता कब से जमे थे, मुझे यहाँ 83 दिन हुए हैं। मैं तो बस डायनो खतरा, भागो। उसने पहले ही बहुत डायनासोर देख रखे थे और उसने घबराहट में मुझे अपने क्लब से मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे तेरी, ओह क्या कर रहे हो यार, मेरे को ही पेल रहे हो। मुझे उसे चोट भी पहुंचानी थी तो मैंने उसे रोकने के लिए कहा, नहीं मैं अच्छा डायनो, मैं अच्छा डायनो। मैं उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मैंने थोड़ी दूर से जनरल को आते हुए देखा। मैंने कहा, ये क्या रहा है? ओ के मैं देखो, ये होता है बुरा डायनो। केवमैन मोड़ा, उसने जनरल को देखा। खुशकिस्मती से उसने जनरल को डायनासोर समझ लिया क्योंकि वो सीधा उसकी ओर भागने लग गया। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चलते रहना होगा यार। डे 85 से 86 में मैं अपने मैप का पीछा करता रहा जब तक हम एक जमी हुई झील पे नहीं पहुंच गए। मुझे अजीब तो लग रहा था पर मैंने पानी में देखा, उसके अंदर काफी सारे फ्रॉस्ट क्रैब्स तैर रहे थे। उनका एक पंजा छोटा तो दूसरा बड़ा था। उनके कलर भी अलग अलग थे, कोई पर्पल था तो कोई भाई साहब नीला था, कोई लाल था, कोई पीला था। ओह, ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, मैं देख ही रहा था। तभी पानी में मुझे एक डॉल्फिन दिखी, उसे देखते ही केकड़ों ने निपटा दिया था। यार ये लोग बिल्कुल भी प्यारे नहीं है, मुझे झील में गिरना नहीं है, निपटा देंगे। मैं संभल कर आगे बढ़ा। मेरा अकेला शैडो रैप्टर बचाऊं और मुझे कीड़ों से खाना नहीं बनना है, नहीं तो मैं इन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, इतनी बेइज्जती होगी। डॉल्फिन का दिमाग रखते हुए मैं आइसबर्ग से आइसबर्ग पर कूदने लगा क्योंकि मुझे पानी में चुभे बिना झील को पार करना होगा। अब केकड़े मुझे घूर रहे थे, मैं पानी में गिरने का इंतजार ही कर रहे थे वो, ताकि वो मुझे खा सके। मुझे संभाल के कूदना होगा। मैंने कहा चलो भैया, मैं बच के निकलूंगा। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। इस बार कूदते मेरा पैर फिसल गया, मैं झील में गिरी जाता। किस्मत से मैं सही टाइम पर खुद को संभाल लिया। बाल बाल बच गया यार। मैं बार बार क्यों फिसल जाता हूँ यार। शैडो रैप्टर्स के लिए बर्फ बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं पीछे देखा तो जनरल अब भी मेरा पीछा कर रहा था। मैंने कहा, तेरी भैंस की टांग। ध्यान से लिटिल रैप्टर, मुझे तुम्हें इन कीड़ों से बचाना पड़ेगा।
मैं तुझे अपने हाथों से खुद मारूंगा। तू क्या अपनी बातों से मुझे मारने वाला है बे? कभी जनरल उड़कर रास्ते पर पार कर गया और बहुत तेज से बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि मैंने उसे उकसाया ही क्यों। मैं सोचने का टाइम नहीं था, लेकिन मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फिसलने लगा। ये बहुत खतरनाक रास्ता है। किस्मत से मैं केकड़ों का निवाला बने बिना दूसरों की तरफ पहुंच गया। डे 87 से 88 तक मैं मैप की लोकेशन पर पहुंच ही गया। ये टेम्पल बहुत बड़ा था। उसके टावर कई 100 फीट आसमान में जा रहे थे। मैं तो देखता ही रह गया भाई साहब। मैंने कहा ये बढ़िया है, वाह ये जगह तो कमाल की है। जिसने भी इसे बनाया कमाल का बनाया है। उस जगह के चारों ओर आइसबर्ग्स फैले हुए थे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे पेडेस्टल से इस फॉसिल का इंतजार करते हुए दिखाई दिया। मिल गया फॉसिल। उसके अंदर आने से पहले तो अभी पूरा मंदिर बहुत जोर से हिलने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये जगह हिल क्यों रही है? मैंने फॉसिल के और करीब चला गया, पर कुछ तो गड़बड़ थी। ये भूकंप तो नहीं है। तभी अचानक से मंदिर के ऊपर एक आइस गोलम नीचे आ गया। लौट जाओ लालची डायनो, ये फॉसिल सिर्फ मेरा है। पर मुझे चाहिए। तू नहीं समझ रहा है, मुझे रेडिएंट रैक्स को रोकना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे किससे लड़ना है और किससे नहीं, पर ये मेरा काम है कि मैं फॉसिल की सुरक्षा करूं। तो माफ करियो, मेरे को एक किस्सा खत्म करना होगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तभी आइस गोलम मेरे ऊपर अटैक करने लग गया। डे 89 से 90 मैं आइस गोलम से लड़ा जो फॉसिल की सुरक्षा कर रहा था। आइस गोलम ने बड़े बड़े स्नोबॉल्स मेरे ऊपर अटैक किया। वो स्नोबॉल्स भी पत्थर जैसी लग रही थी। मैं अपने शेडो एबिलिटी से उनसे बचता रहा और मौका मिलने पर उसे मारता भी रहा। तभी उस बर्फ के गोले ने चारों ओर बर्फीली भाप छोड़ी, जिससे मैं जमने लगा। मुझे लगा था मैं अब गया। मैं जानता था कि अब हार नहीं मान सकता। मैंने गोलम के सर के ऊपर दुनिया भर के पत्थर समन करके उसे कमजोर कर दिया। फिर मैं अपनी आखिरी शैडो बॉल से उसे काम तमाम कर दिया। नहीं, मैं इस फॉसिल का रखवाला था। ये गोलम सच में पागल था, पर मैं हर बार जीतता हूँ। आइस गोलम का किस्सा खत्म हो गया। चलो फॉसिल को उठाते हैं। तुमने बहुत देर कर दी। मैं पीछे मुड़ कर देखा तो जनरल ठीक मेरे पीछे खड़ा था। बच्चे, ये फॉसिल तेरे लिए नहीं है। मेरे को बच्चा कह रहा है बे? सॉरी, तुझे ढक्कन कहो तो चलेगा। नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। वो बंदा जिसने रेडिएंट रैक्स और उसके सारे चमचों को हरा दिया। मैंने टाइम वेस्ट किया नहीं और फॉसिल के ऊपर कूद पड़ा। मैंने उसे पकड़ लिया। उसकी ताकत से मैं उसे जोड़ गया। मुझे 5 और दिल मिल गया और साथ ही एक आइस क्रिस्टल भी। गंदी नाली की कीड़े। जनरल ने अटैक कर दिया। जनरल ने अटैक किया। मुझे लगा था कि इस नए फॉसिल की ताकत से हम दोनों बराबर हो जाएंगे, पर जनरल तो बहुत ज्यादा ताकतवर था भाई साहब। जनरल आग उगलने के साथ खुद को आगे से कवर भी कर सकता था, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो गया था। उसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। वो ऊपर उड़कर मेरे ऊपर हमला कर रहा था। मैं अपनी नई बर्फीली ताकत और शैडो रैप्टर एबिलिटी से बचाव किया उसका, पर मैं उसके सामने बहुत ही कमजोर था। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे अभी वहां से दुम दबा के भागना पड़ा और तभी पतली से निकल लिया मैं। चाहे तू कहीं भी भाग ले बच्चे, लेकिन मैं तुझे रेडिएंट एक्स को दूंगा। डे 91 से 92 में मैं बेस पर लौट आया। चलो अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, अच्छा हुआ जो मैं भाग आया, पर अभी मुझे सबसे अपना ध्यान हटाना है। क्यों ना हम अपने बेस को थोड़ा और बड़ा बनाए। ये हुई ना बात। मुझे अपना आर्मर बनाने के लिए कमरा चाहिए। मुझे उसे इतना बड़ा बनाना था जिससे मेरा सारा सामान उसमें आ जाए। मेटल को पिघलाने के लिए आग की जरूरत होती है, तो मैंने उसके लिए लावा का झरना बनाया। मैंने उसके बहाव को अपने कमरे में जगह की तरफ मोड़ा हुआ था, जहाँ मैंने एनविल्स, ब्लास्ट फर्नेसेस और चेन और रस्सियों से बांधा हुआ पूरा पुलिस सिस्टम बना रखा था। मैंने दूर से दुश्मन को देखने के लिए लुकआउट टावर भी बनाया ताकि उसमें देख सकें। ब्लैक स्टोन भी इस्तेमाल किया। कई टावर को इतना बड़ा बनाया जिससे मीलों दूर दुश्मन आते हुए देख सकूं। फाइनली 5वें फॉसिल को उसकी जगह पर रखकर मैं अपने आगे का प्लान के बारे में सोच रहा था। मुझे बस एक फॉसिल चाहिए था। मैं रेडिएंट रैक्स का बैंड बजा दूंगा, एक मिल जाए बस। हे ब्रोंजो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर जैक ने मुझे दिखाया कि उसने क्या बनाया था। ये एक फुल स्केल स्टैच्यू बना दिया था उसने। तुमने तो कमाल कर दिया जैक यार। तुमने जो मेरे लिए किया उन सब के बदले मैंने ये बनाया। थैंक्स यार। तुम तो अच्छे दोस्त है, ढूंढने में भी नहीं मिलता यार। पर तुम ये काम कैसे कर सकते हो बता यार। तुम्हारे लिए कुछ भी यार। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी फॉसिल की पावर सबसे अच्छी लगी। और अगर तुम्हें हमारा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को भी दबा दियो, जिससे तुम्हें हमारी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, ताकि कोई दूसरा वीडियो मिस ना कर दे तू। क्यों नहीं,
मैं तो ये भी करने वाला हूँ। तभी रेडियन रैक्स हमारे सर के ऊपर उड़ के गया। क्या अब ये कहाँ जा रहा है? मैंने सोचा उसे मुझे पीछा करके देखना चाहिए। डे 93 से 94 में मैं रेडियन रैक्स का पीछे ही था। रैक्स सीधे मुझे आखिरी फॉसिल तक लेके गया। इस गधे को पता ही नहीं कि इसने अभी किया है, क्या चल रहा है जाने के लिए मैं पास में छुप गया। रैक्स अपने जनरल से बातें कर रहा था। ये अच्छी खबर नहीं थी, बल्कि बेकार थी। लगता है शैडो रैप्टर को अभी तक ये फॉसिल बिल्कुल नहीं मिला। वाह! हम इस रेलिक का क्या करेंगे बॉस? क्या इसे हम अपने लिए रखेंगे? अभी नहीं, मुझे सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी गलत हुआ मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। समझ गया। मैं रेलिक को ऐसी जगह छुपा दूंगा जहाँ से शैडो रैप्टर नहीं ढूंढ पाएगा। उसे कम मत समझना, वो चूजा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। क्या कहना क्या चाह रही है ये? घबराओ मत सर, मैं उसे रेलिक को ऐसी जगह छुपा दूंगा कि कभी नहीं मिल पाएगा उसे। मत करना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं लीडर यहाँ क्यों। मैं उस चूजे को जिंदा गाड़ दूंगा। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा रेडियंट रैक्स। मैं आपको निराश नहीं करूंगा अपनी आखिरी सांसों तक। मैं जानता हूँ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर जनरल ने फॉसिल उठा लिया, फिर दोनों उसे लेकर उस जगह से चले गए। लगता है मेरे लिए जाल बिछाएंगे। अच्छा है मैंने एक कदम आगे उनसे। मैं उनका पीछा किया, उनका पीछे ही था मैं। ये आखिरी फॉसिल तो मैं जान के भी हासिल करूंगा। डे 95 से 96 तक मैं एक बड़े वॉल्ट पर पहुंच गया और रेडियन रैक्स वहां से जा रहा था। उस जगह पर रेडियन रैप्टर्स भरे पड़े थे, हर जगह घूम रहे थे। एंट्रेंस पर भी उनका ही पहरा था। इन्होंने फॉसिल के अंदर लॉक कर दिया था। मुझे छुप के रहना होगा। मैं पास ही पत्थर में एक पेड़ के पीछे गया, रेंगते हुए आगे बढ़ गया। जब तक ये अंधेरे में हूँ तब तक ये डार्क स्केल की वजह से मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैं वॉल के एंट्रेंस पर पहुंचने ही वाला था, तभी मुझे एक रैप्टर ने देख लिया। मैंने कहा तेरी ओह, ये शायद मेरा प्लान को थोड़ी गड़बड़ हो गई है। काट सिपाहियों! इससे पहले भी कुछ बोलता मैं अपने शहरों अटैक से उसके ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद में फिर से छिप गया। शुक्र है जो दूसरे रैप्टर्स भी देख के आगे चले गए थे। मैंने कहा यार बाल बच गया मैं तो। डे 97 से 98 में वो वर्ल्ड के अंदर चला गया, जहाँ एक पेडेस्टल पर आखिरी फॉसिल रखा हुआ था। किसी तीर की तरह मैं आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। मैं उसे उठाने के कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, ये क्या नकली है बे? लगता है तू मेरे जाल में फंस गया। इतनी दूर मेरा मारने के लिए तो नहीं आया था। ये तो पता चल जाएगा। हाँ चल देख लेते हैं। इस बार सबसे पहले मैंने अटैक किया। मैंने पूरा दम लगाकर अपनी शैडो बॉल से उसे मारा। मेरी शैडो बॉल सीधे उसे जाकर लगी। जनरल भी आगे बढ़ा, मेरे ऊपर आग से छूने लगा। उसने तेजी से धमाका करना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे हर धमाके में हजारों सूरज की ताकत है। मैं मुश्किल से बच पा रहा था। जनरल सच में कमाल का फाइटर था। मैं बचाव कर रहा था। मैं अपने अटैक से खुद से दूर रख रहा था। पिछली बार की तरह उसने खुद को लगातार एक फायर बॉल में बदल गया और मेरे पास आता गया। किस्मत से मेरे पास शैडो रैप्टर ब्लेड था, जिसके तेजी से आगे पीछे करता जा रहा था। थोड़ी देर में जनरल का सब्र टूट गया और वो उड़कर मेरे पास आग बरसाने लगा। उसे ही पता था कि उसके ऊपर होते ही मेरे लिए हमला करना आसान नहीं होगा। मुझे लगा जरूर उसकी हेल्थ कम हो गई होगी, नहीं तो ऐसे पीछे कौन हटता है। मैं अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा भी जुटाया और जनरल को खत्म कर दिया। हाँ अब बोलो। मरते ही जनरल ने असली फॉसिल गिरा दिया मुझे दूर। हाँ अब बोल। मरते ही जनरल का फॉसिल गिर गया भाई साहब, और 10 और दिल फाइनली मुझे पावर मिल गए। और फिर फायर बस्ट मिली, जैसे शेर इस्तेमाल करता था ना वैसे ही। आखिरी तैयारी करने का समय आ गया है। डे 99 में मैंने घर आकर जैक को खुशखबरी दी। उन्होंने वहाँ नकली फॉसिल रखा था, पर मैं जनरल को मारकर असली फॉसिल हासिल कर चुका हूँ और वो मुझे एक नई कूल पावर भी मिल गई है। ये तो कमाल है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ट्रेजर में रख दो उसे। जैक बिल्कुल सही कह रहा था। मैं अपने पेडेस्ट्रल रूम में गया और आखिरी फॉसिल को रख दिया। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं सपनों की दुनिया में था, जहाँ मेरे पेरेंट्स के पास में थे। मेरे मॉम डैड, क्या ये आप है? हाँ बेटे, और हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बात है? सबसे पहली बात, हमें तुम पे नाज है। तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हो। थैंक यू। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने। हम जानते हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। सच में? बिल्कुल मेरे बच्चे, पहले ही दिन से हमारी तुम पे नजर है। पर तुम्हारी आखिरी जंग बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, तो संभल कर बेटे।
पर हमें पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो। आपको क्यों लगता है कि मैं जीत ही जाऊंगा? क्योंकि तुम बहुत आगे निकल आए हो और हम जानते हैं जंग कितनी मुश्किल है, पर तुम हार नहीं मानोगे। सही कहा डैड। आई लव यू गाइस, और मैं आपका बदला लेके रहूंगा, कसम खाता हूँ मैं। जीते रहो बेटा, और ऊपर देखो। मैं सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा तो पीछे चल आगे मेरे बेस की छत टूट गई थी। रेडिएंट रैक्स आ चुका था और अब आखिरी जंग होने बाकी थी। तो मैंने आखिरी दिन में मेरे और रेडिएंट रैक्स के बीच में आखिरी मुकाबला होने वाला था, तो हम आखिरकार मिल ही गए। और कब तक बसते रहोगे? तुम्हारी घटिया जिंदगी का आज अंत होकर रहेगा शैडो क्रिएचर। मुझे नहीं मिटा पाओगे। तुम और तुम्हारा हर एक दोस्त, सभी चीजों को यहाँ से मिटा दूंगा। तुम बस अपने देखते रहो, बाकी सच्चाई मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। सच में? चलो देखते हैं कितना दम है। पलक झपकते ही हम दोनों मेरे बेस से आसमान में बने एक बड़े से अरीना में पहुंच गए। ये उसके ओरिजिनल स्काई से पूरा अलग था। तुम सबको मरना ही क्यों है? रेडियंस होने के नाते तो तुम्हें नई जिंदगी बनानी चाहिए ना। तुम गलत हो शैडो क्रिएचर। रोशनी को तुम खत्म कर रहे हो, इसलिए मुझे शैडो दुनिया खत्म करनी होगी। शैडो और लाइट आपस में मिलकर रह सकती हैं, जैसे हम अरबों साल से रहते आए हैं। नहीं, अंधकार को खत्म होना ही होगा। तो मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुझे अपनी दुनिया नहीं मिटाने दूंगा बे। तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपनी रोशनी से जाया ही मिटा देता हूँ। चल भाड़ में जा रेडिएंट रैक्स, आज तेरा आखिरी दिन है। सबसे पहले मैंने अटैक किया। मैंने अपने शैडो ब्लेड की पावर से आगे बढ़ता गया। मैं बहुत तेज था। मैंने उसे लगातार मारा। फिर मैं रेडिएंट रैक्स के चारों ओर से काटता रहा। उसकी हेल्थ कम होते जा रही थी, पर उसे मारा इतना भी आसान नहीं था। उड़ाते हुए उसने अपना रेडिएंट अटैक शुरू किया। उसके चारों ओर रोशनी इकट्ठा होने लग गई, जिससे उसने एक बड़ी लाइट बीम सीधे मेरे ऊपर छोड़ दी। उसने मेरे ऊपर लाइट रेस की बारिश कर दी। उनमें से जो भी मुझे होने लगा था, मुझे जला दिया उसने। मैंने अपनी फ्रॉस्ट अटैक से उसका सामना किया। उसे तारों की बारिश करके उसे देखना मुश्किल कर दिया। मानना पड़ेगा, मेरी ये लड़ाई अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। माना रैक्स ताकतवर था, पर मैंने भी पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी ली थी। इस जिम्मेदारी ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मजबूर किया है। इसीलिए मैं किसी भी हालत में रेडिएंट रैक्स को जीतने नहीं दूंगा। इस बार तो नहीं, और कभी भी नहीं। रैक्स भी अब बेचैन होने लगा था। उसने चारों ओर ब्लास्ट करने शुरू कर दिए, जिससे हमारा नीचे का अरीना टूटने लगा था। मैं जानता था यही मेरा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी आखिरी ताकत जाते हुए मैंने अब तक की सबसे ताकतवर शैडो बॉल से उसे मारा, जो सीधे रेडिएंट रैक्स को जाकर लगी और वो मारा गया और मैं जीत गया। ब्रॉन्ज़ो!